नमस्कार। हमारे साथ मैं उनको ब्यूरोक्रेट भी नहीं कह सकता, मैं इन्हें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी नहीं कह सकता, लेकिन एक सोशल इंजीनियरिंग पे ध्यान देने वाले और सोशल सेक्टर में काम करने वाले भरत पाटिल हमारे साथ हैं। वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, मेरी लगातार कई बार टेलीफोन पे भी बात होती रहती है। तो भरत जी, विधानसभा के चुनाव नमस्कार। विधानसभा के चुनाव जैसे अभी पीक पे है और 20 तारीख को अभी चुनाव का वोटिंग होगा, तो सातारा में टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है? सतारा जिले में 11 तालुके या 11 तहसील है, उसमें 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो इन 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप यदि दक्षिण से शुरू करें नॉर्थ की तरफ, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको क्या लगता है, कैसा ट्रेंड लगता है? अगर हम दक्षिण से शुरू करते हैं, सतारा जिले का जो सबसे दक्षिण छोर है वो कराड़ दक्षिण कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, और पहले कांग्रेस ही रहने वाले अभी भाजपा में जो अतुल भोसले वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कराड़ दक्षिण में ऐसा है कि 1952 से कराड़ में पृथ्वीराज चौहान से पहले सिर्फ 2 ही विधायक रहते थे। पहले यशवंतराव मोहिते थे 1982 तक, और 1982 के बाद विलासराव पाटिल उंडालकर के निधन तक वही वहाँ के विधायक थे, और वो भूतपूर्व मंत्री भी थे। उनके बाद पृथ्वीराज चौहान जी जब दिल्ली से महाराष्ट्र में आए तो उन्होंने कराड़ दक्षिण अपना कॉन्स्टिट्यूंसी चुना, क्योंकि वो मूल, आप सबको मालूम नहीं होगा कि पृथ्वीराज चौहान जी मूल पाटन तालुका के कुंभार गांव से है, और लेकिन उनका पूरा लाइफ जो है वो कराड़ में बीत गया है। लेकिन वहाँ पे कुछ एक दूसरा भी खड़ा है जो इंडिपेंडेंट है, मुझे लगता है कि वो वोट कटुआ उम्मीदवार है। वो अल्पसंख्यक वोटों को जुटाने के चक्कर में वो उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है, जो पूरा कास्ट का जो मैट्रिक्स है और कराड़ दक्षिण में आज तक का जो इतिहास है, उससे तो ऐसा लगता है कि चाहे जितना अतुल भोसले जोर लगाए, अंत में पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाएंगे। अच्छा, उत्तर की क्या हालत है? उत्तर की हालत ऐसे है कि अभी फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि जो वहाँ के, उनका असल नाम है शामराव पांडुरंग पाटिल उर्फ बाला साहब पाटिल। बाला साहब पाटिल के पिताजी भी विधायक थे, 2 बार विधायक थे, और बाला साहब पाटिल अभी मुझे लगता है 4थी या 5वीं बार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि बाला साहब पाटिल जो है 1-to-1 कॉन्टेस्ट में है ऑलमोस्ट, लेकिन वहाँ पे एक थोड़ा सा एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला और एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। वो भी वोट कटुआ उम्मीदवार है, वो किसके वोट काटता है। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी नेक टू नेक कंपटीशन है, लेकिन फिर भी बाला साहब पाटिल का जो पुराना जो अपना तजुर्बा है कोऑपरेटिव्स में, उसके कारण बाला साहब पाटिल जीत जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी ले रहे हैं आप? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अभी जो हमारे जो गार्डियन मिनिस्टर है शंभूराज देसाई, वो है पाटन विधानसभा 261 पाटन विधानसभा। पाटन विधानसभा में ऐसा है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, अभी तक पाटन का ऐसा इतिहास था कि पहली बार भूतपूर्व गृह मंत्री दौलतराव श्रीपतराव उर्फ बाला साहब देसाई, वो यहाँ के विधायक भी थे 1952 से और मंत्री भी थे। उनके निधन तक, मुझे लगता है 1982 तक वो ही विधायक थे। उसके बाद में विक्रम सिंह पाटनगर जो है वो 5 बार, लगातार नहीं लेकिन 5 बार विभिन्न चिन्हों पर वो विधायक चुने गए, और शंभूराज देसाई एक बार, एक ब्रेक के बाद अभी उनका 3 टर्म खत्म हो गया। लास्ट टाइम उन्होंने ऐसा इतिहास रचा कि फर्स्ट टाइम पाटन में ऐसा हुआ कि कोई विधायक चुनाव चिन्ह रिपीट करके जीत गया। तो इस बार ऐसा है कि शंभूराज देसाई के अगेंस्ट में जो उद्धव ठाकरे उनका जो उम्मीदवार है, तो उद्धव ठाकरे जी के जो भी वोट है वो कितना काटता है वोट। अगर सपोज वो 25,000 काटता है, अभी पाटन विधानसभा में 3,20,000 वोट है। पिछली बार ऐसा हुआ कि 15,000 से शंभूराज जी जीते थे। अभी ऐसा है कि पुराने एनसीपी वाले अभी वैसे तो शरद पवार जी के साथ है, लेकिन उनको अघाड़ी के कारण टिकट जो है वो सेना के खाते में गया। तो विक्रम सिंह पाटनकर के बेटे जो है सत्यजीत पाटनकर, वो भी खड़े, उनका अपना परमानेंट ग्रुप है, शंभूराज देसाई का एक गुट है, और उद्धव जी का जो पुराना धनुष्यबाण वाला जो गुट है वो कितना वोट खाता है उस पे पाटन का चुनाव। क्योंकि एक बार ऐसे हुआ कि 22 राउंड के बाद
सिर्फ शंभूराज जी और पाटनकर जी के वोटों में सिर्फ एक वोट का फर्क था और तब पोस्टल वोट से पाटनकर जी जीत गए थे। तो इस बार ऐसा है कि रेस बहुत टाइट है। अब ठीक है, जो भी बिटवीन द लाइंस आपको जो पढ़ना है वो सब ताकत जो है वो शंभूराज जी लगा रहे हैं। पाटनकर जी लेकिन अपना चुनाव प्रचार एकदम ठीक ठाक कर रहे हैं। हर्षल अपना प्रचार कर रहा है, वो कितना वोट खाता है और वो शंभूराज जी का कितना वोट खाता है उस पर निर्भर है। मैं अभी उस पर कौन जीतेगा उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। कोई नहीं। उसके बाद वाली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी है सतारा, जहाँ पे अभी तक जो दिखता है वो है कि वन साइडेड कंपटीशन है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे है कि पुराने जो एक दूसरे के जो कॉम्पिटिटर थे, शिवेंद्र राजे भोसले, मतलब फैमिली वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था, शिवेंद्र राजे भोसले, उदयन राजे भोसले एक साथ है, दोनों एक ही पार्टी में चले गए, भाजपा में चले गए। ये जो सतारा जावली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें सतारा के भी गांव है और जावली है, जो हिली टेरेन है वहाँ के भी गांव है। अभी ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, ओनली वी हैव टू सी व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ विक्ट्री, मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या है वो अपने को देखना। उसके बाद में जो है वाई है। वाई में ऐसा है कि एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 3 तहसील है, एक वाई है, खंडाला है और महाबलेश्वर है। अभी वहाँ पे अभी के जो विधायक है जो अजित पवार के गुट से खड़े मकरंद पाटिल, उनके वो रिश्तेदार भी है। उनके अगेंस्ट में एक पिसाल मैडम करके है, वो जो है वो शरद पवार जी ने खड़े की है। और एक पुरुषोत्तम यादव है जो शिवसेना से खड़ा हुआ है। अभी पुरुषोत्तम यादव जो है वो खंडाला के है और ये पिसाल और ये अपने मकरंद पाटिल जो है ये वाई के है। और महाबलेश्वर का कोई कैंडिडेट है नहीं, 3 तहसील होके। तो अभी तो ऐसे लगता है कि मकरंद जी का पलड़ा भारी है, लेकिन 3 वे अगर इक्वल डिवीजन होता है तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट हु कैन विन, ऐसा है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूंसी है कि ये फल्टन है। फल्टन पहले रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, पहले मान कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व थी। अभी ऐसा है कि फल्टन जो है माडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग है, लेकिन फल्टन में जो पुराने विक्टर है दीपक चौहान और सचिन कामले का कंपटीशन है। आज ऐसे लगता है कि वहाँ पे दीपक चौहान का पलड़ा भारी है। अभी और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो मान खटावा है, उसमें प्रभाकर घरगे खड़े हैं, उसमें जय गोरे खड़े हैं। जय गोरे जो है ये पुराने कांग्रेसी थे, फिर वो भाजपा में चले गए। अभी ऐसा है कि वहाँ पे भी बहुत टफ कंपटीशन है। अभी यहाँ जात का सवाल आता है। अभी यहाँ पे कास्ट मैट्रिक्स क्या काम करता है। अगर सब मराठाओं ने प्रभाकर घारगे के साथ वोटिंग किया तो हो सकता है, और लोग नाराज भी है जय गोरे के साथ, इसलिए भी नाराज है, उनके ऊपर आरोप है कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, वो भुजबल साहब से जुड़े हुए हैं। तो अभी ऐसा है कि अगर मराठा वोट इकट्ठा होता है और जो जय गोरे जी के सारे दुश्मन अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रभाकर घारगे जीत जाएंगे। अभी नेक्स्ट है कोरेगांव। अभी ये कट टू कट फाइट है। ये दो शिंदे इसमें लड़ रहे। एक है शशिकांत जयवंतराव शिंदे, एक है डॉक्टर महेश शिंदे। महेश शिंदे अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ है, और एकनाथ शिंदे जी के सबसे करीबी जो अभी विधायक है उसमें से एक है शंभूराज देसाई और 2 नंबर पे है डॉक्टर महेश शिंदे। अभी ऐसा है कि पिछली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय जो मार्जिन है वो बहुत कम था, और शिंदे साहब का जो वहाँ पे विधायक करके जो जोर लगेगा, अभी साम दाम दंड भेद दोनों भी जो है उनके पास सब तरह की ताकत है। और अभी ऐसा बोला जाता है कि महेश शिंदे जी से लोग बहुत नाराज हैं। उनके वो सामान्य जनता से जो वसूल करते हैं या किसी से जब बात करते हैं तो उनका जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है। अभी ऐसा है कि सिंपैथी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हारने के बाद सिंपैथी ये शशिकांत शिंदे जी के साथ, थोड़ा सा वो सिंपैथी का एज जो है शशिकांत जी के साथ है। अगर यही पोजीशन रहा और लास्ट में अगर शरद पवार जी की कोई सभा यहाँ पे होती है तो शशिकांत जी जीत सकते हैं। ओवरऑल जिले में यदि हम महायुति और महाविकास देखें तो इसमें आपको किसका पलड़ा भारी दिखता है? अभी सर ऐसा है, महायुति और महाआघाड़ी में अभी महाआघाड़ी का ही पलड़ा भारी है, लेकिन क्योंकि सतारा में कोई लीडरशिप, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई लीडरशिप कोई पनपने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सीट है, जो गद्दी है, तो लोग जो है गद्दी को रिस्पेक्ट करके
और भोसले सरनेम को रिस्पेक्ट करके वोटिंग करते, ना कि इन्होंने कोई बड़ा काम किया है। क्योंकि सतारा बीइंग पार्ट ऑफ दी स्वराज, ये स्वराज की पुरानी राजधानी थी, ये कैपिटल थी। सतारा में कोई डेवलपमेंट नहीं है, सतारा में कोई एमआईडीसी में कोई नया इंडस्ट्री नहीं आता है। यहाँ लोगों पे आरोप किया जाता है कि यहाँ पे इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आते क्योंकि यहाँ पे एक्सटॉर्शन का जमाना है, यहाँ पे कोई बेनिवोलेंस नहीं है। अभी पूरा शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके जो राजनीति करते हैं, वहाँ ग्राउंड लेवल पे उनके जैसा व्यवहार कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे नहीं कर रहा है। कौन से ऐसी इशू है जो आपको लगता है कि पब्लिक के बीच में है लेकिन जिसको बार बार निगलेक्ट किया जाता है? सबसे बड़ा यहाँ पे इशू है कि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी ऐसा है कि आप खेत में जाओ तो खेत में आपको मजदूर नहीं मिल रहा है। आप देखिए जो एज ग्रुप है 20 से लेके 35 तक, इतनी बेरोजगारी है। यहाँ के पूरे लड़के जो है, यहाँ लड़के लड़कियां जॉब करने के लिए पूना डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर पे पूना डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, तो पूना से लेके बम्बई से लेके पालघर तक यहाँ पे ये जो जॉब मार्केट है, चाहे वो ITI पास आउट हो, पॉलिटेक्निक पास आउट हो, ग्रेजुएट हो, केमिस्ट्री में पास आउट हो, फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आइदर यू हैव टू गो टू पूना, पिंपरी चिंचवड, बॉम्बे, थाने, बेलापुर और पालघर और बोईसर। तो यहाँ पे ये माइग्रेशन है, इमिग्रेशन है एक तरफ से। सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो आना चाहिए। अभी कराड़ साउथ का सर आपको इशू बताता हूँ। जब पृथ्वीराज जी चीफ मिनिस्टर थे, ऐसा गोल्डन चांस था कि वहां तक प्रफुल्ल पटेल जी, ही वॉज मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन। कराड़ का जो एयरपोर्ट है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट आफ्टर पूना एयरपोर्ट, क्योंकि बॉम्बे और पूना के ये डिफेंस वाले एयरपोर्ट है, पुराने वर्ल्ड वॉर के समय ये शुरू हुए थे। कराड़ का एयरपोर्ट यशवंतराव चौहान जी के समय से, अगर कराड़ का एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो उसका जो फीडर एरिया है वो सांगली है, वो कोल्हापुर है, वो रत्नागिरी है, वो सतारा है, और उससे जो डेवलपमेंट होगा। और यहाँ का अभी 6 लेनिंग चल रहा है, ये रोड की हालत जो है ये ठीक नहीं है। ये जो टोल है, टोल के हिसाब से कोई रोड ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पे। अभी और एक इशू बताता हूँ सर, ये पंचगनी और महाबलेश्वर है, दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल स्टेशंस। मुझे लगता है 1890s के में इसके बाद में यहाँ पे इतना टूरिस्ट का पोटेंशियल, जो न्यू महाबलेश्वर बनना था 20 ईयर्स बैक, जब हमारे पाटन के विक्रम सिंह पाटनकर विधायक थे, मंत्री थे, तो उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को एजेंसी बना के, हु विल हैव अ लेवरेज डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पूरा सतारा के एक छोर से, खंडाला से शुरू होके पाटन तक टूरिस्ट पोटेंशियल है। इट इज़ बेटर देन महाबलेश्वर और पंचगनी। ये लोगों को रोजगार दे सकता है और यू कैन गेट लॉट्स ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। लाडली बहना का इम्पैक्ट कितना मानते हैं? लाडली बहना, सपोज 50% लाडली बहनाओं को मिल गया तो 50% तो गालियाँ दे रही है, और लोगों को ये पता चल रहा है कि लास्ट मोमेंट में ये जो योजना आई ये तो बंद हो गई है। अभी तो परसेप्शन ऐसा है कि 3 महीने के लिए योजना आई थी, ये चुनाव के लिए आई थी, और ये योजना बंद होने वाली है, और 50% लाडली बहनाओं को ये पैसे नहीं मिल रहे। आपने जितना विस्तृत बताया, मुझे लगता है कोई सेफोलॉजिस्ट भी शायद इतना विस्तृत नहीं बताएगा। धन्यवाद न्यूज़ लॉन्चर के जुड़ने के लिए। और नो अब जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, आशा है पटेल साहब, हम वार्तालाप करते रहेंगे, और हमारे दर्शकों को आप कम से कम पश्चिम महाराष्ट्र के बारे में और जितना भी वो दे सके कॉन्ट्रीब्यूट। जाते हुए सर मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो हरियाणा में हुआ वो, मतलब वॉट एवर the perception was, the popular mandate, कि this should have been reflected into somebody else's victory. तो यहाँ पे what you need is let anybody win, but जो कोशिश है तो that has to be at the micro level. I would appeal to the voters कि you should think beyond minor issues, go for the larger picture. और political parties के agents को मेरा कहना है कि you should get the copy of 17C form when you can tally, so we can defeat any wrongdoing by the so-called constitutional authorities, which no longer remain constitutional. Thank you for having me here. थैंक यू 17C के लिए हम भी लगातार कैंपेन चला ही रहे हैं, और जब 17C पे हम जल्दी कार्यक्रम करने वाले हैं, आशा है आप हमसे जुड़ेंगे उस कार्यक्रम में। धन्यवाद पटेल साहब। धन्यवाद। थैंक यू।
ये थे मिस्टर पाटिल और ये था सातारा। सातारा का वाकई कोल्हापुर हो या सातारा, ये दो राजगद्दी थी मराठों की और दोनों जगह देखा हमने। कोल्हापुर में जो स्थिति है वही सातारा में है। कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मात्र रह गया, भोसले का नाम मात्र रह गया, लेकिन जनता आज भी उस छत्रपति को सलाम करती है, छत्रपति के सामने नतमस्तक होती है और फिर अपने आप को कोसती है कि क्या हमारा समय इतना बुरा आया कि छत्रपति की राजधानियों में रहते हुए भी हमारी स्थिति सबसे बदतर है। सातारा से निकल रहे हैं पूना की तरफ। कल से पूना की बात होगी, पूना से फिर ठाणे जाएंगे, ठाणे से हम मुंबई होते हुए फिर मराठवाड़ा में न्यूज़ लॉन्चर आपको मराठवाड़ा की हकीकत लाने का प्रयास करेंगे। वक्त कम है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। प्रयास करूँगा जितना लार्जर पिक्चर आपके सामने दे सकूं उतना ही। सातारा को नमस्ते करते हुए हम निकले पूना की ओर। धन्यवाद।